तो हेलो एवरीवन, जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? और ये सारा जो क्वेश्चन आज होगा वो सारा एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एमसीएल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससीएल के लिए, ये दोनों एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर इससे क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से ओएसएच डब्ल्यूसी से, तो आप एकदम गारंटी रहिए कि यही सब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा पहला एमसीक्यू क्या है, जो कि आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 से 4 तक होगा, ठीक है? उसके बाद आगे देखेंगे क्या है। तो देखिए गाइस, ये जो है चैप्टर 1 से जो आपका प्रिलिमिनरी है, इसलिए मैं ये लिख भी दिया हूँ ताकि आपको पता रहे कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है और मतलब किस रूल से आया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल टाइटल, ठीक है, ऑफ द रूल। आपको पता है कि टाइटल हम लोग का जो चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी, उसमें रूल नंबर 1 टाइटल के बारे में ही है। तो इसका आंसर तो आप लोग सबको पता होगा कि ऑक्यूपेशनल टाइटल अगर पूछेगा कभी भी रूल का, तो वो तो आपको सबको पता है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन सेंट्रल 2026 है। ये क्वेश्चन ऐसा आसान है, तो ये क्वेश्चन पूछने का चांसेस थोड़ा कम है, ठीक है? लेकिन एग्जाम पर्पज़ के लिए ज़रूरी है, तो आप देखिए इसको भी, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन रूल नंबर 2 आपने पढ़ा है कि उसमें डेफिनेशन है, तो उसमें पूछ रहा है हु इज़ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैंटीन। बताइए गाइस, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कैंटीन किसे कहा गया है रूल नंबर 2 में, ठीक है? तो आपको पता है कि इसका आंसर होने वाला है सी, अ पर्सन अदर देन मैनेजर। मतलब कि वैसा पर्सन जिसको मैनेजर अपॉइंट नहीं करता है, उसको अपॉइंट करता है एम्प्लॉयर। किस लिए? सिक्योरिंग कंप्लायंसेस विथ कैंटीन प्रोविज़न। कैंटीन का जो भी प्रोविज़न है उसका देख-रेख के लिए, मतलब सिंपल सा समझिए गाइस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है 2 नंबर। अब आइए आगे देखते हैं जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन, ठीक है? रजिस्ट्रेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये जैसे कि इफ़ एन एम्प्लॉयर सबमिट अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन श्रम सुविधा पोर्टल। ये पोर्टल का नाम याद रखिएगा, इस इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इन विद इन हाउ मेनी डेज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बी इशू और बिफोर इट ऑटो रीजनरेटेड एज डिम रजिस्ट्रेशन। आपसे पूछा जा सकता है कि कितना दिन के अंदर, ठीक है, आपका जो सर्टिफ़िकेट है, कितना दिन के अंदर आपका सर्टिफ़िकेट इसमें इश्यू हो जाएगा? तो आपको पता ही है कि इसका आंसर होगा बी, विथिन 7 डेज़। 7 दिन के अंदर, अगर 7 दिन के अंदर नहीं आया, तो वो ऑटो जनरेट हो जाता है। जैसे आपने आज रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है? आज आपका 26 है, आपने आज रजिस्ट्रेशन किया और आज से 7 दिन आप जोड़ लीजिए, ठीक है? अगर 7 दिन के अंदर नहीं आया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा आपका रीजन, मतलब वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। आगे आपका पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि विद इन हाउ मेनी डेज़, कितने दिनों के अंदर एम्प्लॉयर अपडेट करेगा, कोई भी चेंज होगा रजिस्ट्रेशन पार्टिकुलर प्रीवियसली फर्निश इन फॉर्म 1 ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल। मतलब कितना दिन के अंदर जो भी आपका अपडेट होगा वो आपको मतलब करना है। जैसे कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, ठीक है? लेकिन आपको वो अपडेट करना होगा ना कि आप पहले कब करवाए हैं, तो वो कितना दिन के अंदर, उसके लिए आपको कितना दिन का टाइम दिया जाएगा? तो ये है आपका विथिन 13 डेज़, 30 दिन के अंदर, ठीक है? विथिन हाउ मेनी डेज़, मतलब कितने दिन के अंदर पूछेगा क्वेश्चन, तो विथिन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर आपको अपना जो भी है फॉर्म 1 उसको अपडेट करवाना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज़, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज़, ठीक है? कितने दिन एस्टेब्लिशमेंट नोटिस establishment give a notice of so causing before its existing labor registration can be cancelled by the registering officer। सिंपल सा इसमें ये पूछ रहा है कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा आपका, जो रजिस्टर करेगा, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन करेगा, वो ऑफिसर कितने दिनों के अंदर, मतलब फॉर कितने दिनों, हाउ मेनी डेज आपका नोटिस जारी करेगा मतलब कैंसिल के लिए। सिंपल सा बोलने का मतलब इसमें गाइज इतना ही है कि आपको कितने दिनों का टाइम दिया जाएगा कि आप अपना कि कैंसिलेशन जो आपका होगा, ठीक है, तो आपको टाइम देगा ना कि हाँ आपका कैंसिल होने वाला, तो आप हमको ये दीजिए कि हम आपका सर्टिफिकेट कैंसिल ना दे, तो उसके लिए आपको कितने दिन का टाइम दिया जाएगा? सिंपल सा मतलब यही है। तो इसका भी आंसर होगा 30 डेज। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका ये तो लिखा है एक्सेप्ट फॉर माइंस, एक्सेप्ट फॉर माइंस, माइंस के लिए नहीं है शायद, लग रहा है ये। एक बार पढ़ लेते क्या है। एक्सेप्ट फॉर माइंस विद इन हाउ मेनी डेज क्लोजिंग डाउन ऑफ स्टेटमेंट मस्ट एम्प्लॉयर इन यूजिंग फॉर्म 2।
हाँ, ठीक है, ये माइंस के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि उसमें फॉर्म 2 के बारे में कुछ दिया हुआ है। पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि विथिन हाउ मेनी डेज़, कितने दिनों के अंदर क्लोज़ डाउन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कोई भी काम चल रहा है उसका क्लोज़ डाउन होगा, तो एम्प्लॉयर जो होगा, ठीक है? इंटीमेट एक्चुअल क्लोजिंग डेट टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर इन फॉर्म 2, जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो कितने दिन के अंदर आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा काम का क्लोजिंग को लेके। तो आपको पता होगा कि इसका भी आंसर होगा आपका सी नंबर, जो कि है 30 डेज़, ठीक है? तो ये माइंस के लिए तो नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ लेना है। देखिए ये क्वेश्चन है माइंस वाला। इन केस ऑफ माइंस, ठीक है? माइंस के केस में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द मिनिमम, ठीक है? व्हाट इज़ द मिनिमम प्रायर नोटिस पीरियड ऑफ एन एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड बिफोर द कमेंसमेंट, रीओपनिंग और सेसेशन ऑफ द ऑपरेशन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप माइंस में कोई भी काम स्टार्ट करने जाइएगा, या फिर कोई भी काम बंद होगा, या री ओपनिंग होगा कोई काम का, ठीक है? या फिर माइंस को आप खाली छोड़ रहे हैं, तो आपको कम से कम कितने दिनों के अंदर, मतलब वो उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है? नोटिस उसको जारी करना है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, नॉट लेस देन 30 डेज़, ठीक है? 30 दिन से पहले नहीं, मतलब 30 दिन से ज़्यादा रहेगा, उससे पहले ही आपको नोटिस दे देना है कि हाँ, माइंस में आपका ओपनिंग होने वाला है, रीओपनिंग या कुछ भी होने वाला है ऑपरेशन, तो 30 दिनों से ज़्यादा दिन रहेगा तब, मतलब नॉट लेस देन 30 डेज़, ठीक है? ये याद रखिएगा। आगे चलिए, चैप्टर नंबर 3, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 क्या है आपका? ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ठीक है? कल हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़े हैं, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तो आपका देखिएगा, इस जो क्वेश्चन है ये डॉक वर्कर के लिए है, डॉक वर्क के लिए। तो आप फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका उसमें तो दिया हुआ है ना, मतलब ओएसएच रूल जो भी है उसमें आपका क्वेश्चन है, आ सकता है। तो आप एग्जाम में क्या बोलिएगा कि हम लोग का माइंस का नहीं है तो नहीं दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो आप एक बार देख लीजिए, एमसीक्यू है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पूछ रहा है कि सिंपल सा है कि आपका जो एनुअल हेल्थ मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है? तो आपका एज थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए? आप कितने साल के होने चाहिए, मतलब सिंपल सा ये एज थ्रेशोल्ड के बारे में क्वेश्चन है, तो ये होगा 40 ईयर्स ऑफ एज। ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फिर माइंस के लिए। इफ़ ऑन एक्सीडेंट, ठीक है? अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है माइंस में, जिसका रिजल्ट क्या होता है? फैटेलिटी, द एम्प्लॉयर इज लीगल मैंडेटेड टू इन्फॉर्म द इनकम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इमीडिएट एंड सेंड नोटिस विद इन व्हाट टाइम फ्रेम, ठीक है? अगर माइंस में आपको कोई भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है? तो आपको कितने समय के अंदर आपको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को नोटिस भेजना है, ठीक है? तो इसका आंसर होगा गाइज आपका ए, तुरंत। अगर माइंस में एक्सीडेंट हुआ है और उसका रिजल्ट क्या है? फर्टिलिटी, मतलब डेथ है, ठीक है? अगर मर गया है एम्प्लॉय या फिर वो है, तो आपको तुरंत नोटिस भेजना है किसको? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या है? आगे है क्वेश्चन नंबर 10। पूछ रहा है वेयर ऑन एक्सीडेंट कॉजेज सीरियस बॉडी इंजरी, सीरियस बॉडी नहीं, बॉडी इंजरी, मतलब अगर एक्सीडेंट होता है और सीरियस इंजरी हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय को फ्रॉम वर्किंग, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ डिसएबिलिटी दैट ट्रिगर द एम्प्लॉय ऑब्लिगेशन टू सेंड अ फॉर्मल रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 11। सिंपल सा गाइस क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि अगर माइंस एक्सीडेंट हो जा रहा है और आपको सीरियस बॉडी इंजरी हो रहा था, आपका फॉर्म नंबर 9 में जो भी सॉरी फॉर्म नंबर 11 में जो भी आप रिपोर्ट भेजिएगा, तो उसका मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कम से कम कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? तो ये आंसर होगा 48 आवर्स या मोर। अगर आपका माइन एक्सीडेंट हो जा रहा है, ठीक है, और उसमें सीरियस बॉडी इंजरी हो, तो आपको 48 आवर्स के अंदर उसका ये करना है, एक्सीडेंट का रिपोर्ट, ठीक है? आगे देखते हैं हम, आगे क्या है? अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि किस फॉर्म, मतलब विच फॉर्म के तहत आप फाइल कीजिएगा रिपोर्ट को कि डेंजरस अक्यूरेंस हुआ है और कोई भी नॉन फैटल इंजरी नहीं हुआ है, मतलब किसी का जान वान नहीं गया है। तो ये पूछ रहा है कि किस फॉर्म में आप इसको इन्फॉर्म करिएगा। फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कंफर्म है गाइस कि एग्जाम में आएगा ही, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि किस फॉर्म के तहत आपको ये डेंजरस अक्यूरेंस का रिपोर्ट करना है। आपको मैंने बताया था जब पढ़ा रहा था, तो फॉर्म नंबर 11, जिसको जिसको याद होगा, फॉर्म नंबर 11 में क्या क्या था? रिपोर्टिंग ऑफ एक्सीडेंट था, इंजरीज था, या फिर कोई भी डेंजरस अक्यूरेंस था। तो उसके बारे में आपका किस फॉर्म में था? फॉर्म नंबर 11 में, ठीक है? आप आइए आगे देखते हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। कल का क्लास आपका इसी टॉपिक के बारे में है। जो जो अगर क्लास नहीं किए हैं वो क्लास का वीडियो देख लीजिए, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है?
अब क्या है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में, इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। पूछ रहा है अंडर व्हाट कंडीशन, ठीक है, किस कंडीशन में नॉन एक्सियो मेंबर या फिर नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड ऑटोमेटिकली सीज कर जाएगा मेंबर को, मतलब कि किस कंडीशन में जो नेशनल बोर्ड है, ठीक है, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड है, वो मेंबर को सीज करेगा, सीज कर देगा इस मेंबर में, किस कंडीशन में, ठीक है। उसमें आपको गाइस पता था कि मैंने कल कंडीशन बताया था कि किस किस कंडीशन में ये होगा, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। बी नंबर क्या बोल रहा है कि अगर आप 3 बार लगातार मीटिंग में एबसेंट रहिएगा और वो भी बिना बताए हुए, और आपको सेंशन मतलब आपको लीव भी नहीं मिलेगा चेयरपर्सन से, मतलब आप चेयरपर्सन से इन्फॉर्म भी नहीं किए और लगातार आप 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में मतलब नहीं मौजूद रहिएगा, तो उस केस में आपको नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर से हटा दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द स्टेचुरी थ्रेशोल्ड ऑफ वर्कर एम्प्लॉयमेंट एस्टेब्लिशमेंट जॉइंट एम्प्लॉयर सेफ्टी वर्कर कमेटी। हाँ, पूछ रहा है कि आपका जॉइंट एम्प्लॉयर सेफ्टी कमेटी कब बैठाया जाएगा। तो आपको पता है कि अगर माइंस में, ठीक है, या फिर कोई फील्ड में 500 या उससे ज़्यादा वर्कर होंगे तो फिर उस जगह आपका सेफ्टी कमेटी का गठन होगा। सिंपल सा यही चीज़ है क्वेश्चन कि कितने वर्कर होंगे तो आप सेफ्टी कमेटी का स्टेब्लिशमेंट कीजिएगा, मतलब उसका गठन कीजिएगा। तो ये याद रखिएगा कि 500 या उससे ज़्यादा वर्कर होंगे तो उस केस में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द लीगली स्पेसिफाइड टेन्योर फॉर फॉर्म अ सेफ्टी कमेटी, मतलब जो भी सेफ्टी कमेटी बनेगा तो उसका टेन्योर मतलब कि कितने टाइम पीरियड तक के लिए वो सेफ्टी कमेटी रहेगा और उसका स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा जनरल इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो आपको पता है कभी भी सेफ्टी कमेटी बनाया जाता है तो 3 साल के लिए बनाया जाता है, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि कोई भी सेफ्टी कमेटी जो बनता है वो 3 साल के लिए बनता है और उसका टेन्योर क्या रहता है, एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर। मैंने कल बताया था ना, एवरी क्वार्टर का मतलब यहाँ पे तीन 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 करके देखा जाए तो 12 महीना हो रहा है ना आपका टोटल, तो ये चारों को आपको क्वार्टर की तरह यहाँ पे देखा गया है। तो सेफ्टी कमेटी का जो भी होगा उसका टेन्योर होगा 3 साल और मीटिंग कब होगा, एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर। और माइंस के केस में क्या होगा गाइस, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है, जो जो कल का क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि माइंस के केस में कितना समय के लिए होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल मेंबर परमिटेड टू कंस्टिट्यूट अ जॉइंट सेफ्टी कमेटी रिप्रेजेंटिंग बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्किंग वर्कर इक्वली। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने मेंबर होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे आपके जॉइंट सेफ्टी कमेटी में। तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, बताइए। 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि जॉइंट सेफ्टी कमेटी में जो भी एम्प्लॉयर और वर्कर है, ठीक है, बहुत एम्प्लॉयर वर्कर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर परमिटेड कितने होंगे, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए 20, ठीक है। आपका ये किस में है, रूल नंबर 15(2) और 16(1) में ये लिखा हुआ है कि इक्वल नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंट करेंगे एम्प्लॉयर एंड वर्कर को, और वो जो भी होंगे वो 20 से ज़्यादा नहीं होंगे गाइज, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहा है, फॉर स्टेबलाइजमेंट ऑपरेटिंग अ माइन हाउ फ्रीक्वेंटली इज द जॉइंट सेफ्टी कमेटी स्टेचुअरी मैंडेटेड टू मीट। यही क्वेश्चन मैंने आपसे गाइस थोड़ा देर पहले पूछा था कि माइंस के केस में, ठीक है, जॉइंट सेफ्टी कमेटी जो भी होगा वो कितने समय तक उसको मतलब अपना मीटिंग कंडक्ट करवाएगा। तो आपको अगर कल क्लास की है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि ये है बी, मतलब बी नंबर ऑप्शन, कि एटलीस्ट वन इन अ मंथ, ठीक है, हर महीने में कम से कम एक बार जॉइंट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होगा जिसमें सब कुछ डिसाइड होगा कि क्या सेफ्टी कमेटी से मतलब जो भी आपका सेफ्टी मेजर्स हो गया उसके बारे में चर्चा होगा। तो याद रखिएगा कि माइंस के केस में हर मंथ में कम से कम एक बार जॉइंट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होना ही चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। पूछ रहा है विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग फॉर्मल रिकमेंडेशन फ्रॉम अ designated safety committee must an employer implement the specified remedial action। अगर आपका सेफ्टी कमेटी से, ठीक है, कुछ भी रिकमेंडेशन आता है कि मानिए माइंस को लेके कुछ भी आया कि कोई भी सेफ्टी मेजर्स का पालन हो रहा है तो वहाँ क्या गलती है, कुछ भी है, तो आपको कितने दिनों के अंदर उसको इम्प्लीमेंट मतलब कि उस सजेशन को लेके उसको ठीक करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विद इन 15 डेज।
कि 15 दिन के अंदर जो भी आपका सेफ्टी ऑफिसर होगा माइंस में, ठीक है, वो आपका इसको ठीक करेगा, मतलब कि जो भी सेफ्टी कमेटी का डिसीजन होगा या जो भी टेक्स एक्शन लेना होगा उसको माइंस में इम्प्लीमेंट करेगा 15 दिनों के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे आपका जो भी क्वेश्चन है ये तो आपका डॉक वर्कर से रिलेटेड है, तो ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि थ्रेशोल्ड स्केल क्या होता है एम्प्लॉयमेंट को जो भी अपॉइंटेड करता है सेफ्टी ऑफिसर का। तो इसका भी आंसर होता है कि जहाँ 250 वर्कर या उससे ज़्यादा ये हो डॉक के केस में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर के केस में, तो फिर आपका सेफ्टी ऑफिसर को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, तो इसको हटाई देने से फ़ायदा है, हटाइए इसको। आगे देखते हैं क्या है। कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको अगर दोनों रहेगा ना, तो आप फिर भूल जाइएगा। आपको माइंस का केस में याद रखना है कि सेफ्टी कमेटी का गठन कब होता है, जब 500 से ज़्यादा मेंबर होते हैं तब, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है आपसे, एट एवरी माइंस, ठीक है, एम्प्लॉयर मस्ट अपॉइंट एट लीस्ट वन सेफ्टी ऑफिसर इन द वर्कफोर्स साइज रीच वाट स्केल, कितने स्केल होने पे, ठीक है, आपका माइंस में आपको कम से कम एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना है। तो इसका आंसर होगा 250। अगर 250, ठीक है, या उससे ज़्यादा आपका वर्कर है जो कि माइंस में काम कर रहा है, तो फिर आपको एक कम से कम एक सेफ्टी ऑफिसर उस माइंस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि डालना पड़ेगा माइंस में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज का है। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कंसर्निंग अ कैंडिडेट practically experience if they hold a recognized degree in physics chemistry or seeking on appointment as a safety officer for a dock और कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये भी गाइस कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ये छोड़ दीजिए, ठीक है। ये इसका आंसर होगा सी एस, अगर जानना है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी होगा वो नॉट लेस देन 5 ईयर्स होगा, ठीक है, माइंस के लिए नहीं है ये। तो ठीक है गाइज, यहाँ तक है आपका। उसके बाद अब इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको हम अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल हम इसका आगे का क्लासेस करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो सारा आपको अगला क्लास में करवाएंगे, ठीक है। तो सही, थैंक यू गाइज।